नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल PSC बाय DC सर पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हमारी MP जीके की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम डेली MP जीके के रिलेटेड कम से कम 25 MCQ डेली सॉल्व करते हैं, जिसको हम बहुत डिटेल में भी समझते हैं, आप सभी को पता होगा। तो दोस्तों, यह सीरीज कंटिन्यू है। इसके प्रीवियस 12 लेक्चर ऑलरेडी अपडेट हैं। आज वापस से 13वां लेक्चर है और दोस्तों, इसकी जो डेली टाइमिंग होने वाली है वो डेली 10 PM की आपके लिए टाइमिंग होने वाली है। यहाँ इसी समय पर डेली आपके सामने वीडियो आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक देखना है, साथ में शेयर करना है। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है यह सीरीज़ आपको क्या कराने वाली है, आपका रिवीजन 100% कराने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों इसे आखिरी तक ज़रूर देखें और डेली देखिए। कभी पुराने लेक्चर नहीं देखे तो उन्हें वापस से जाकर देखिए और इसको रिवीजन के तौर पर डेली देखिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आप डेली रिवीजन कर रहे होंगे, मुझे पूरा यकीन है आपको नए नए फैक्ट मिल रहे होंगे। यहाँ पर आपके कन्फ्यूज़न पॉइंट थे, उन्हें भी आप क्लियर कर पा रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको MPPSC प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के बारे में बता देना चाहता हूँ कि भैया PSC बाय DC सर की एप्लीकेशन पे यह उपलब्ध है। इसे जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सैटरडे के दिन आपका वापस से अगला टेस्ट होने वाला है इतिहास, प्राचीन, मध्य और आधुनिक का, जो कब होगा 30 तारीख के दिन होगा। फिर उसके बाद FLT 2 होगी, जो कि 1 तारीख के दिन होगी दोस्तों। और जब यहाँ चारों टेस्ट आप एक बार लगाएंगे तो आपको यकीन होगा कि हाँ सर, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में। हम किसी भी कोचिंग वगैरह अन्य संस्थानों के साथ कंपेयर नहीं करते हैं हमारा टेस्ट। हम हमेशा पेपर बेसा बनाते हैं जैसा एग्ज़ाम में आता है। तो एक बार ज़रूर जाकर डेमो के रूप में ज़रूर देखिएगा। लाइव कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कोर्स हमारी एप्लीकेशन पे चल रहा है। ओनली 199 में इसका प्राइस है। इसे भी आप लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अब मात्र 75 दिन बचे हुए हैं। तो 75 दिन से पहले ही यहाँ कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन और लगेंगे और यहाँ जो हमारा लाइव बैच है यह कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको कम से कम 30 दिन रिवीजन के लिए भी मिलने वाले हैं, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न की, जो कि इतिहास से संबंधित है। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल ताम्र पाषाणकालीन पुरा स्थल से में स्थित नहीं है? यानी क्या है, कौन सा ताम्र पाषाणकालीन पुरा स्थल मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? मैंने क्या बोला, स्थित नहीं है का वह हमेशा पूछ रहा है। तो देखिए भैया, सर मनोती मैंने नाम सुन रखा है, कायथा मैंने नाम सुन रखा है, आबरा मैंने नाम सुन रखा है, पर जो जारवे है, जारवे का ही मैंने नाम सुन रखा है, परंतु यह भी ताम्रपाषाण कालीन है, परंतु यह कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और उसने प्रश्न क्या पूछा था? मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? बी वाला। अब देखिए, हम कुछ अन्य ताम्रपाषाण कालीन स्थल की बात करते हैं मंदसौर में। तो भैया, ताम्रपाषाण कालीन स्थल मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में हमें सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब जारवे में ताम्रपाषाण कालीन जो स्थल थे वहाँ बने, उसी दौरान हमारे मध्य प्रदेश में भी इस संस्कृति का विस्तार हमें देखने को मिला। और मध्य प्रदेश के उज्जैन में हमें मुख्य रूप से इसका विस्तार देखने को मिलता है। उज्जैन में यहाँ पर आपको कायथा नामक एक स्थान मिलेगा, जो कि किससे संबंधित है? तो वह ताम्रपाषाण कालीन है। डांग वाला करके एक नाम मिलेगा और एक नागदा मिलेगा। ठीक है, ये 3 स्थल हमें उज्जैन में देखने वाले हैं। आप मंदसौर में जाओगे तो मंदसौर में आपको मिलेगा आबरा। आबरा का डाबरा मत बोलना है, क्या बोलना है हमें? आबरा। यहाँ पर आपको मिलेगा मनोती और यहाँ पर मिलेगा इंद्रगढ़। ये 3 स्थल आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? मंदसौर में देखने को मिलेंगे। फिर देखो भैया, नर्मदा नदी के किनारे भी यहाँ पनपित है। तो जबलपुर में हाल ही में इसके निक्षेप मिले हैं। कहाँ पर? तिरपुरी या तेवर नामक गांव के पास। इसको भी आपको याद रखना है। फिर भैया अपन इंदौर में आ जाते, तो इंदौर में मूसा खेड़ी वालों हाजिरी लगा के जाना आज। इंदौर में मूसा खेड़ी या आज़ाद नगर आप बोल सकते हैं। आज़ाद नगर में हमें क्या मिले? ताम्रपाषाण कालीन स्थल मिले। फिर इधर आते हैं हम खरगोन में। तो खरगोन में हमें मिलता है नाबदा टोली। क्या मिलता है भैया? नाबदा टोली ताम्रपाषाण कालीन स्थल हमें कहाँ देखने को मिलता है? खरगोन में देखने को मिलता है। फिर आप इधर आ जाना सागर में। तो सागर में जो एरण है, जो कि गुप्तकालीन स्थल है, वहाँ से भी हमें ताम्र के निक्षेप मिले। तो ताम्रपाषाण कालीन स्थल कहाँ पर है? एरण में भी स्थित है। फिर यहाँ पर खेड़ी नामा एक जगह है
जो कि हरदा और नर्मदापुरम की सीमा पर पड़ता है। तो आप इसमें नर्मदापुरम ही याद रखिएगा कि नर्मदापुरम में जो खेड़ीनामा है वहाँ भी किससे संबंधित है, ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। ताम्रपाषाणकालीन क्या है सर? यह एक वह काल था जिसमें मुख्य रूप से तांबे का इस्तेमाल किया जाता था। किसका इस्तेमाल किया जाता था? तांबे का इस्तेमाल किया जाता था। तो हमने देख लिए मध्य प्रदेश के प्रमुख ताम्रपाषाणकालीन स्थल, आपको याद रखना है कायथा, डांगवाला, नापता, टोली, खेड़ीनामा, त्रिपुरी, एरण, आबरा, मनोती, इंद्रगढ़। तो यहाँ आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। तो आपको मैंने पूरा डिटेल में समझाया है। अगला प्रश्न देखते हैं। नाभ सहासांक चरित्र, देखिए नाभ सहासांक चरित्र किस परमार शासक के जीवन पर आधारित है? तो देखो भैया, पहले तो नाभ सहासांक चरित्र के बाद में हम बात कर लेते हैं नभ सहासांक चरित्र पुस्तक के बारे में हम बात करते हैं। तो यह पुस्तक जो लिखी है उनका नाम है भैया क्या? पद्मगुप्त द्वारा लिखी गई है। ठीक है। अब पेपर में कैसा प्रश्न आएगा कि पद्मगुप्त द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, यहाँ आ सकता है। साथ में आ सकता है पद्मगुप्त किस शासन काल के दौरान कवि थे? तो किस शासन काल के दौरान थे? तो परमार कालीन या कवि थे। इन्होंने सिंधु राज्य के ऊपर क्या लिखी थी? नाभ सहासांक चरित नामक पुस्तक लिखी थी। कुछ और हम परमार कालीन कवियों की बात करते हैं तो एक भैया थे मेरुतंग, या जिनका नाम मेरु तुंग भी हुआ था। इनने लिखी थी प्रबंध चिंतामणि। क्या लिखी थी? प्रबंध चिंतामणि। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जो कि किसके ऊपर थी? परमार राजाओं के ऊपर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। फिर एक धनंजय नामक एक इनके यहाँ कवि हुए और उन्होंने क्या लिखी? 10 रूपम। कौन सी भैया? 10 रूपक या 10 रूपम नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी। और जो राजा भोज हैं, जो कि परमार वंश के सबसे शक्तिशाली राजा हैं, उनका वर्णन आईने अकबरी, जो कि अकबर जब राजा था उसके शासनकाल में किसने लिखी थी? अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। तो अबुल फजल की पुस्तक में भी राजा भोज का हमें विवरण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यह पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी। परमार वंश का जो संस्थापक था उनका नाम क्या था? उपेंद्र कृष्ण राज क्या नाम था? उनका नाम था। तो यह सभी भी आपको याद रखने। कितनी सारी डिटेल हम कवर कर रहे हैं। आपकी यूनिट 2 देखिए इतनी आसानी से कंप्लीट होने वाली है, तो इस सीरीज को ज़रूर देखिए। यूनिट 2 यानी एमपी हिस्ट्री कल्चर, और एमपी हिस्ट्री कल्चर जिसने इम्पोर्ट कर लिया तो जो हमारा टारगेट है 40 to 45 क्वेश्चंस को सही करने का, वह आपका 100% पूरा होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। उज्जैनी भुजंग किस कलचुरी शासक को कहा जाता था? तो भैया इसका राइट आंसर है युवराज देव प्रथम। युवराज देव प्रथम जो थे वह कलचुरी जो त्रिपुरी के कलचुरी वंश थे उसके राजा थे। उन्हें उज्जैनी भुजंग के नाम से जाना जाता था। देखो, मध्य प्रदेश में कलचुरी राजवंश 2 जगह रहा। कहाँ पर रहा? 2 स्थानों पर रहा। एक महिष्मत यानी जो हमारा आज वर्तमान है वहाँ पर रहा था, और दूसरा रहा त्रिपुरी में। और जो महिष्मत था उसकी स्थापना किसने की थी? तो कृष्ण राज द्वारा की गई थी। और त्रिपुरी में जो थे उसके द्वारा किसकी गई थी? कोक्कल ने। एमपीपीएससी ने यह भी पूछा था कि मध्य प्रदेश में त्रिपुरी के कलचुरी वंश के संस्थापक कौन है? तो उनका नाम है कोक्कल। इतनी बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। जबलपुर से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक पत्र कर्मवीर के प्रथम संस्थापक कौन है? संपादक कौन है? तो भैया कर्मवीर आप सभी को पता है, माखनलाल चतुर्वेदी जी प्रसिद्ध हैं कर्मवीर पत्रिका के लिए। अब हम माखनलाल चतुर्वेदी की बात करते हैं तो इनका जन्म कहाँ पर होता है? बावई, नर्मदापुरम में। ठीक है। बावई का नया नाम रख दिया गया है क्या? माखन नगर। माखनलाल चतुर्वेदी के सम्मान में इस शहर का नाम क्या रखा गया है? माखन नगर रखा गया है। अब देखो, इन्होंने बहुत सारी साहित्यिक कृतियाँ लिखी, जैसे कि अमीर इरादे, गरीब इरादे। ठीक है। फिर इन्होंने लिखा था मुख्य रूप से हिम किरीटनी, और एक लिखी थी हिम तरंगिणी। और हिम तरंगिणी के लिए इन्हें 1954 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। ये पेपर में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। कुछ और इनके हम बात करते हैं, इनके जो इन्होंने निबंध लिखे, तो निबंध में इन्होंने लिखा था एक साहित्य देवता। और जो अमीर इरादे गरीब इरादे वहाँ हैं इनके, वहाँ भी क्या है? एक निबंध है। फिर देखिए समर्पण,
युगचारण, माँ, कृष्णा अर्जुन युद्ध, ये इनकी क्या है, प्रमुख साहित्यिक कृतियां हैं। तो आपको याद रखना है, यह सभी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में नागाजी का मेला लगता है? तो देखिए, नागाजी का मेला नागाजी के सम्मान में लगता है, और वह कहाँ पर लगता है? तो सर वह लगता है हमारे मुरैना में। कहाँ पर लगता है भैया नागाजी का मेला? तो मुरैना में नागाजी का मेला लगता है हर साल। अब खरगोन में कौन सा लगता है? तो सर यहाँ पर लगता है नवग्रह का मेला। कौन सा? नवग्रह का मेला बहुत प्रसिद्ध है। फिर दतिया में लगता है माँ पीताम्बरा का मेला, साथ ही रतनगढ़ का मेला। ये दोनों कहाँ पर लगते हैं? दतिया में लगते हैं। फिर सुजालपुर में हम जाते हैं तो बाबा गरीबनाथ का मेला यहाँ पर लगता है। तो ये प्रमुख मेले हैं, इन सभी को आपको याद रखना है। फिर देखिए कान्हा बाबा का मेला, वहाँ कहाँ पर लगता है? सोडलपुर। और सोडलपुर कहाँ पर है? तो नर्मदापुरम में आता है। ये बात आपको याद रखना, अधिकतर किताबों में हरदा देखने को मिलेगा। फिर और कौन सा लगता है? जल बिहारी का मेला लगता है, MPPSC ने सर पूछा था। तो ये मेला कहाँ लगता है सर? तो ये मेला लगता है हमारा छतरपुर में। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख मेले हैं, इनको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंडित कुमार गंधर्व किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भैया कुमार गंधर्व, इनकी बात करते हैं सबसे पहले। तो कुमार गंधर्व का जो सही नाम था वह था शिवपुत्र सिद्धराज कोमकाली। अब इस नाम को देख के आपके मन में आ रहा होगा सर ये तो साउथ इंडियन है। तो हाँ भैया, ये साउथ इंडियन थे, इनका जन्म हुआ था कर्नाटक में। ठीक है, फिर यहाँ कहाँ पर आ जाते हैं? देवास में आके रहने लगते हैं, और देवास क्या है? इनकी कर्मस्थली है। तो एक गंधर्व हमारे यहाँ क्या होता है? विवाह भी होता है, और शास्त्रीय संगीत में एक प्रकार की श्रेणी होती है। तो उन्हीं के नाम पे इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया था? गंधर्व नाम रख लिया था। यानी इनने गंधर्व शास्त्रीय संगीत सीखा था। कौन सा? गंधर्व शास्त्रीय संगीत को सीखा था, इसीलिए इन्होंने अपना नाम क्या रखा था? कुमार गंधर्व रख लिया था। MPPSC ने इनका जो रियल नेम है वो पूछा है। तो देखिए किससे संबंधित है? शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। अब आप कभी गए होंगे देवास के माँ चामुंडा माता मंदिर, गए थे माँ चामुंडा माता मंदिर? और माँ चामुंडा माता मंदिर के जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो यहाँ पर कोने में, यहाँ पर आपकी जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, प्रसाद की दुकान लगी हुई है, वहीं पे आपको कुमार गंधर्व का घर देखने को मिलेगा। कभी जाइएगा और अब गौर से देख के आइएगा, क्योंकि वहीं पे आपको क्या दिखने वाला है? कुमार गंधर्व का घर दिखने वाला है। कुमार गंधर्व के बारे में हम बात करते हैं तो इन्हें 1977 में पद्म भूषण प्रदान किया गया था, और 1990 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया। ठीक है, तो भैया याद रख लेना, कला के क्षेत्र में इन्हें प्रदान किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इनके सम्मान में 1992 से कुमार गंधर्व सम्मान दिया जाता है। 1992 से कौन सा? कुमार गंधर्व सम्मान दिया जाता है। किसमें? शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के क्षेत्र में। तो ये प्रश्न भी आजकल पूछे जा रहे हैं कि कुमार गंधर्व सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको याद रखना है, शास्त्रीय संगीत में दिया जाता है। 1992 से मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। कितनी सारी बातें याद करी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, रानी अवंतीबाई लोधी एवं ब्रिटिश सेना के मध्य युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो भैया रानी अवंतीबाई की बात करते हैं तो यहाँ मुख्य रूप से कौन थी? तो यहाँ सर इनका जन्म हुआ था मनखेड़ी सिवनी नामक स्थान पर। ठीक है, 1831 में। इनका विवाह जो होता है, मंडला के एक राजपूत शासक होते हैं, उनसे इनका विवाह हो जाता है। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके बाद यही रानी बनती हैं, और 23 नवंबर 1857 को कहाँ पर? खेरी मंडला के निकट इनका युद्ध होता है। खेरी मंडला के निकट इनका युद्ध होता है अंग्रेज़ों के साथ, और वहाँ के जो अंग्रेज़ शासक थे, मतलब जो अंग्रेज़ सेनापति था, उनका नाम था बार्डिंगटन। क्या था? बार्डिंगटन। आपको याद रखना है, खेरी मंडला में इनका युद्ध हुआ, जिसमें विजय कौन हुई थी? रानी अवंतीबाई हुई थी। इनकी एक सहायिका का भी नाम आपको याद रखना है हमेशा। कौन थी इनकी सहायिका? कौन कमेंट बॉक्स में बताएगा? तो भैया जिसको पता है बता सकता है, बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी सहायिका का नाम क्या था? गिरधारी बाई इनकी सहायिका का नाम था। फिर इनका 1958 में वापस युद्ध होता है। कब? 20 मार्च 1958 को ये वापस से एक युद्ध लड़ती है मंडला के समीप ही। कौन सा?
हारीगढ़ का युद्ध 1858 में होता है, जिसमें क्या कर लेती हैं, ये अपने आप की बलिदानी दे देती हैं। तो आपको याद रखना है कि जो 1857 का युद्ध है उसमें तो वह जीती थी, जो खेरी मंडला में हुआ था और उसे खेरी का युद्ध कहते थे। पर इनकी मृत्यु किस युद्ध में हुई थी, तो देवहारीगढ़ के युद्ध में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी या यहाँ शहीद हुई थी। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाता है, खेरी मंडला। अगला प्रश्न देखते हैं, नोरता लोक नृत्य का संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र से है, तो भैया यहाँ है बुंदेलखंड क्षेत्र से, ये बात आपको याद रखना है। और बुंदेलखंड के कुछ अन्य की बात करते हैं तो यहाँ पर राई होता है, कनाड़ा होता है, आप सभी को पता होगा, बधाई होता है, नौटंकी होती है, सेरा होता है। तो यहाँ के क्या है, ये प्रमुख लोक नृत्य है। राई मध्य प्रदेश का आप सभी को पता है राजकीय नृत्य है। कनाड़ा बुंदेलखंड की धोबी जाति के द्वारा किया जाता है, ये बात भी आपको याद रखना है क्योंकि पेपर में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, बुंदेलखंड। अगला प्रश्न देखते हैं, हूण नरेश मिहिर कुल को परास्त करने वाले यशोवर्मन का संबंध किस राज्यवंश से है, तो भैया आप सभी को पता होगा यशोवर्मन की हम कितनी बार बात कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर है ओलिकर वंश। अब ओलिकर वंश की बात करते हैं तो यह मालवा का एक वंश था जिसने मध्य प्रदेश के रतलाम मंदसौर वाले क्षेत्र में क्या किया था, शासन किया था। ठीक है, मंदसौर से राजा यशोवर्मन के दो अभिलेख मिलते हैं। एक मिलता है मंदसौर अभिलेख जिसमें इसने स्वयं को उपाधि प्रदान की थी, एक नराधिपति की, उसके बाद राजाधिराजपति की और उसके बाद जनेंद्र की आदि उपाधि किन्ने इन्होंने अपने लिए ली थी। साथ ही मंदसौर अभिलेख में आप सभी को पता है तेलीय बुनकरों का विवरण भी मिलता है। इसके साथ साथ सबसे पहला जो एडवर्टाइजमेंट हमें देखने को मिलता है वहाँ भी किस में देखने को मिलता है, मंदसौर अभिलेख में देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है मंदसौर अभिलेख किसका है, तो यशोवर्मन का। यशोवर्मन की उपाधि भी याद रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दतिया जिले में स्थित सोनगिरी तीर्थ स्थल किस धर्म से संबंधित है, तो दतिया में भैया जो सोनगिरी तीर्थ स्थल है वह जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के कुछ अन्य तीर्थ स्थलों की बात करते हैं तो हमें देवास में एक मिलता है सर, पुष्पगिरी। कौन सा, पुष्पगिरी, जो कि किस नदी के तट पर है, तो सर वह काली सिंध के पे है। इंदौर में सर हमें मिलता है गोमटगिरी। गए भी होंगे इंदौर वाले, अपने आज हाजिरी लगा कर जरूर जाना। फिर देखिए उसके बाद और भी हमें देखने को मिलता है, एक मिलता है मुक्तागिरी जो कि कहाँ पर है, बैतूल में है। फिर एक मिलता है हमें मोहन खेड़ा जो कि कहाँ पर है, धार में है, आप सभी को पता होगा। फिर ऊन तीर्थ स्थल आप सभी को पता होगा, वह कहाँ पर है, खरगोन में स्थित है। तो ये क्या है, प्रमुख जैन तीर्थ स्थल है, इनके बारे में आपको याद रखना है। मोहन खेड़ा तो MPPSC ने 2024 में पूछा था। ठीक है, अब आगे बढ़ें तो अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। कल भी हमने बात की थी, तो इसका राइट आंसर है माधव राष्ट्रीय उद्यान। यह 1958 में स्थापित किया गया था। इसमें जॉर्ज केसल का किला हमें देखने को मिलता है जो कि जॉर्ज पंचम के आने के सम्मान में बनवाया गया था। किनके, जॉर्ज पंचम आने वाले थे उनके सम्मान में बनवाया गया था। यहाँ पर हमें जाधव सागर देखने को मिलता है, वहीं हमें यहाँ पर एक सांख्य सागर झील देखने को मिलती है जो कि क्या है सर, रामसर साइट है। ठीक है, फिर देखो भैया संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो संजय राष्ट्रीय उद्यान हमें देखने को मिलता है सर सीधी में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान हमें सिवनी में देखने को मिलता है। कार्बेट जो है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, उत्तराखंड में देखने को मिलता है, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में कुल कितने, 11 नेशनल पार्क है। साथ ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है, तो 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इन बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महादेव की श्रेणी निम्नलिखित में से किस श्रेणी का हिस्सा है। अब देखिए महादेव की श्रेणी की हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश में 2 पर्वत श्रृंखला है, एक है विंध्याचल, आ जाओ मैप से सीख लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो विंध्याचल का विस्तार हमें यहाँ पर देखने को मिलता है और सतपुड़ा हमें दक्षिणी मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। इन दोनों के मध्य से नर्मदा सोन घाटी, आप सभी को पता है नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। अब देखो भैया
जो सतपुड़ा है उसको 3 भागों में बांटा गया है। जो पूर्व वाला है उसे मैकाल श्रेणी के नाम से जानते हैं, मध्य वाले को महादेव श्रेणी के नाम से जाना जाता है और पश्चिमी वाले को राज्य पीपला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहीं पे हमें एक और श्रेणी देखने को मिलती है, ग्वालीगढ़ की श्रेणी। तो ये बात आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है पूर्व से पश्चिम में जमा दो, पश्चिम से पूर्व में जमा दो। तो मैकाल, महादेव, ग्वालीगढ़, राज्य पीपला, ये श्रेणी किसकी है? सतपुड़ा की है। तो यहाँ पर क्या पूछी थी भैया? महादेव श्रेणी, तो वहाँ किसकी है? सतपुड़ा की है। अब आपको याद रखना कि महादेव श्रेणी पर क्या बसा हुआ है, तो सर पचमढ़ी, ठीक है, प्राकृतिक स्थल है जो कि महादेव श्रेणी पर है। महादेव श्रेणी पर ही मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर है। यहाँ पर पचमढ़ी में राजेंद्र पार्क है जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र जी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। बेनगंगा नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है? मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश में 6 अपवाह तंत्र है। कौन कौन से? गंगा, यमुना, फिर मैंने बताया माही, तीसरा बताया था नर्मदा, चौथा बताया था अपन ने कौन सा? ताप्ती, पांचवा गोदावरी और छठा हमने महानदी। तो देखो भैया, बेनगंगा नदी मैंने आपको बताई थी कि सिवनी के पारसवाड़ा पठार से यहाँ नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। ये बात भी मैंने आपको बताई थी। फिर यहाँ थोड़ी उत्तर में बहते हुए क्या करती है? दक्षिण दिशा की ओर जाती है और सिवनी बालाघाट से होकर किस में मिल जाती है? बेनगंगा नदी, गोदावरी नदी में मिल जाती है। फिर मैंने यही बताया था कि मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी है जो दक्षिण दिशा की ओर बहती है। फिर यहाँ से बैतूल से एक नदी आती है, ठीक है, कौन सी? वर्धा नाम की, और यहाँ महाराष्ट्र में आके मिल जाती है बेनगंगा में। और जब इन दोनों का संगम होता है बेनगंगा और वर्धा का, तो इसको जाना जाता है प्राणहिता के नाम से। किससे? प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद नदी का नाम प्राणहिता हो जाता है और प्राणहिता के नाम से यह किस में मिल जाती है? गोदावरी नदी तंत्र में मिल जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। बाघ नदी, कानन नदी, पेंच नदी, ये सभी किस नदी तंत्र का भाग है? तो गोदावरी नदी तंत्र की प्रमुख नदियां हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। बेनगंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो सिवनी के पारसवाड़ा नामक पठार से निकलती है। ठीक है, चलो भैया, तो किसका भाग है? तो गोदावरी अपवाह तंत्र का भाग है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून काल में मानसून काल में वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है? तो आप सभी को पता है, हम डेली पढ़ रहे हैं कि एक है सर बंगाल की खाड़ी जो मध्य भारत के पूर्व में है, और दूसरी है अरब सागर जो कि भारत के पश्चिम में है, और दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होकर आती है तो वहाँ अरब सागर की शाखा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या आता है? अरब सागरीय शाखा से हमारे यहाँ वर्षा होती है। मैंने आपको बताया इससे कितनी लगभग 80 से 90% वर्षा किससे होती है? अरब सागर की शाखा से होती है, जिसे हम दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्लेट का उत्पादन होता है? तो मैंने 10 बार बताया कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्लेट का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा मध्य प्रदेश मझगावा क्षेत्र किस खनिज का उत्खनन किया जाता है? तो देखिए, मझगावा क्षेत्र मैंने 10 बार बता दिया, पहले भी हम कवर कर चुके हैं। तो पन्ना में एक मझगावा की क्या है? खान है जो कि हीरा से संबंधित है। फिर मैंने छतरपुर में आपको बताई थी, छतरपुर में मैंने अंगोर नामक एक खान बताई थी। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि बाक्सबहा के जो जंगल है कहाँ पर? छतरपुर में, वहाँ पर भी क्या मिलने वाला है? हीरे के निक्षेप पाए गए। ठीक है, रॉक फॉस्फेट की हम बात करते हैं तो झाबुआ से उत्खनित होता है, ये बात भी मैंने आपको बताई थी। और कहाँ पर? उर्वरक उद्योग में इसका इस्तेमाल होता है। लोहा मुख्य रूप से जबलपुर सिंगरौली वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। और डोलेमाइट जो है, वहाँ डोलेमाइट भी हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? विंध्यन घाटी क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है, यानी मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। हीरे में आप सभी को पता है मध्य प्रदेश का एकाधिकार है। तो मध्य प्रदेश उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से कौन से? प्रथम स्थान पर है। आपको ये बात भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक सोलर ऊर्जा प्रोजेक्ट किस जिले में है? तो सबसे बड़ा जो मध्य प्रदेश का फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट है वहाँ कहाँ पर है? रीवा जिले में है। और देखिए 2018 में इसका उद्घाटन किया गया था। इसकी क्षमता जो है वो 750 मेगावाट है, आपको याद रखना है। फिर मध्य प्रदेश में तैरता हुआ
सौर ऊर्जा प्लांट भी बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो सर ओमकारेश्वर डैम में बनाया जा रहा है। और ओमकारेश्वर डैम कहाँ पर है? तो खंडवा में है। और इसकी क्षमता कितनी होने वाली है? 750 मेगावाट होने वाली है। ये बात भी आपको याद रखना है, पीएससी ने पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना किसी राज्य के साथ संयुक्त परियोजना नहीं है? वापिस नहीं है पूछा। तो देखो भैया, इंदिरा सागर कहाँ पर है? खंडवा में है सर। बरगी कहाँ पर है? जबलपुर में है सर। तो दोनों क्या है? ये दोनों मध्य प्रदेश की परियोजना है। तो यह प्रश्न ही गलत पूछा था। इसका राइट आंसर क्या था? ए और सी दोनों। यह दोनों परियोजना किसी अन्य राज्य के साथ हमने नहीं बनाई है। पेंच जल परियोजना है, वह महाराष्ट्र राज्य के साथ हमारी संयुक्त परियोजना है। और गांधी सागर जो है वह किसके साथ है? तो राजस्थान के साथ हमारी संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो इतनी याद रख लोगे। संयुक्त परियोजना राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो गांधी सागर मैंने आपको बताई थी, राणा प्रताप बताई थी, और जवाहर सागर, 3 मध्य प्रदेश और राजस्थान के। फिर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो राजघाट परियोजना मैंने आपको बताई थी, जो कि कहाँ पर? ललितपुर में बनाई गई है। फिर अपन ने बाण सागर परियोजना की बात करी थी, जो कि शहडोल में है, और वहाँ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना थी। फिर बाघ परियोजना आप सभी को पता है मध्य प्रदेश और किसकी थी? महाराष्ट्र की थी। एक और बावनथड़ी परियोजना भी है, और एक और है काली नदी परियोजना। तो यह तीन ही किसकी है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की परियोजना है। इनके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, सूची ए को सूची बी के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर। सर मेरे को एक ही पता है, बाण सागर, और बाण सागर बना हुआ है सोन नदी पर। तो पहले का तीसरा मैं ढूंढ लेता हूँ सर, इसमें है, इन तीनों में नहीं है, तो मेरा राइट आंसर सही यही हो जाता है। अब मेरे को किसी से मतलब नहीं, पर एक बार बता दो सर, क्योंकि बता दोगे तो भला हो जाएगा आप हमारा। इंदिरा गांधी सागर आप सभी को पता है, ओमकारेश्वर डैम के पास खंडवा में नर्मदा नदी पर है। गांधी सागर अभी बात करी, चंबल नदी के ऊपर है। माता टीला बांध तो बेतवा नदी पर है। माता टीला, राजघाट, रानी लक्ष्मीबाई, कुछ भी नाम आ जाता है तो वहाँ कहाँ पर है? बेतवा नदी पर है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? यहाँ पर होना था सहायक नदी है। क्यों? क्योंकि चंबल, बेतवा और बेनगंगा यह तीनों अलग अलग नदियाँ हैं, पर सोन नदी क्या है? गंगा नदी की सहायक नदी है। चंबल किसकी है? तो सर यमुना की है। बेतवा किसकी है? तो सर ये भी यमुना की है। और बेनगंगा किसकी है? तो गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, अब बेतवा का उद्गम कहाँ से? कुमरा गाँव रायसेन से होता है। और चंबल का उद्गम इंदौर से होता है। बेनगंगा का उद्गम सिवनी से होता है। सोन का उद्गम अमरकंटक अनूपपुर से होता है। और अमरकंटक अनूपपुर से 3 नदियाँ नर्मदा, सोन और जोहिला का उद्गम होता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, समझ में आया सब कुछ। अगला प्रश्न देखते हैं, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत एवं मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी? ठीक है, तो भैया भारत और मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो भारत की 74.0 थी और मध्य प्रदेश की 69.3% थी। ठीक है, 69.3 ही याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। अब मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में सर 69.3% पूरी साक्षरता दर है, जिसमें से महिला एवं पुरुष की और बात कर दो तो हमारे पेपर में आएगा तो हम सही लगा के जाएंगे। तो जब महिला की बात करते हैं तो 59.2% महिला हमारे यहाँ पढ़ी लिखी हैं, और पुरुष की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पुरुष कितने हैं? 78.7% पुरुष पढ़े हुए हैं। सर्वाधिक महिला साक्षर जिला है वहाँ भोपाल है, और सर्वाधिक पुरुष साक्षर जिला हमारे यहाँ कौन सा है? जबलपुर है। और सर्वाधिक साक्षर जिले की बात करते हैं तो वहाँ भी हमारे यहाँ क्या है? जबलपुर है। और सबसे कम पढ़ा लिखा जिला कौन सा है? तो आपको याद रखना है अलीराजपुर। और अलीराजपुर मध्य प्रदेश का ही सबसे कम पढ़ा लिखा जिला नहीं है, यह भारत का भी सबसे कम पढ़ा लिखा जिला है, आपको याद रखना है। ठीक है, सब कुछ पॉइंट समझ में आ गए होंगे। महिला 59.2, पुरुष 78.7। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता जबलपुर में है और सर्वाधिक महिला साक्षरता भोपाल जिले में है। ठीक है, फिर आती है सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर है? तो जबलपुर जिले में है। और न्यूनतम साक्षरता कहाँ पर है? अलीराजपुर जिले में है। ये सभी बातें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाय योजना में राशि वधू के खाते में चेक द्वारा प्रदान की जाती है। कितनी राशि वधू के चेक द्वारा प्रदान की जाती है? तो इसका राइट आंसर है 49,000। इस योजना की बात करते हैं तो यह योजना 1 अप्रैल 2006 को क्या हुई थी? शुरू हुई थी। ये शुरुआत भैया सभी को याद रखना है। इसमें मेल की उम्र 21 होनी चाहिए और फीमेल की उम्र 18 होनी चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे।
इस योजना के तहत कुल 55,000 रुपये दिए जाते हैं, जिसमें से 49,000 रुपये क्या होते हैं, लड़की के सीधे चेक, लड़की को चेक दिया जाता है, और जो 6,000 रुपये वह आयोजन समिति के हिस्से में जाता है। ठीक है भैया, तो देखो 6,000 रुपये आयोजन समिति को और 49,000 रुपये किसको, महिला को चेक के माध्यम से आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, 49,000 है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, आपको सभी समझ में आ गया होगा। और ये जो आंकड़े मैंने बताए हैं ये एमपी गवर्नमेंट की साइट है और उन्होंने 1 जनवरी 2024 को उसे अपडेट की है, उसी का अपडेटेड डाटा है पूरा, तो आपको याद रखना है। ठीक है, आज का हमारा जो सेशन था वह यहीं पे समाप्त होता है। अब आपको 2 आंसर देकर कमेंट बॉक्स में जाना है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है, बाज बहादुर और रानी रूपमती का समाधि स्थल कहाँ पर है। इन दोनों आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखता हूँ आज कितने लोग कमेंट देते हैं, कितने लोग सीरियस होकर इस सीरीज़ को लास्ट तक देखते हैं। ऐसा तो नहीं सीधे भैया जल्दी जल्दी में करके हम तो बाहर हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं आखिरी तक कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलता रहता हूँ, तो इसलिए आपको आखिरी तक बने रहना है और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देना है। जितने लोग देखते हैं सीरियस होकर कम से कम उतने आज कमेंट में देखना चाहूँगा। कभी सीरियस होकर नहीं देखते होंगे जो लोग, तो वहाँ तो कमेंट करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो मिलेंगे हम इसी तरह से अगल कल वापस इसी लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम, राधे राधे।